Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic solutions. The solution topic comes in the 12th of chemistry. So solutions क्या है? जब दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग है उन लोगों को अगर हम लोग ऐड करेंगे और उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। और मैंने पहले से ही डेफिनेशन लिख के रखा है जो कि डेफिनेशन है व्हेन टू और मोर chemically non-reacting substances are mixed and form homogeneous mixture is called solution। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा, अगर हम लोग शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा? शुगर वाटर फॉर्मेशन होगा। तो शुगर वाटर में ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन है जहाँ पे शुगर और वाटर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं और शुगर वाटर का सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे एक सॉल्यूशन में टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हो सकता है। अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, इफ देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशंस। अगर उसमें फोर कंपोनेंट्स हुए उसको बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस। तो एक सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में ये पढ़ा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आप लोगों ने मोलारिटी ये सब के बारे में आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। आज का लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल रिवाइज द पोर्शंस ऑफ 11th एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 12 के बेसिस पे हम लोग उसको कवर अप करेंगे। जैसे कि मैं अगर सॉल्यूशन बोलता हूं, इन सॉल्यूशन देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दोज आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? देखो, सॉल्यूट वो अमाउंट होता है जो कि एक सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो, लेस इन अमाउंट, और सॉल्वेंट क्या होता है विच इज मोर इन अमाउंट। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा अगर मैं शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाता हूं, इफ आई एम टेकिंग फर्स्ट केस, शुगर अगर मैं 20% लेता हूं एंड वाटर 80% लेता हूं और सॉल्यूशन बनाता हूं, तो शुगर यहां पे क्या हो जाएगा? शुगर विल बिकम सॉल्यूट एंड वाटर विल बिकम सॉल्वेंट, राइट। लेकिन अगर मैं 80% लेता हूं शुगर और 20% लेता हूं वाटर, तो क्या ये सॉल्यूशन बनेगा? यहाँ पे ये सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। आप लोग खुद ही सोचो, मैं बहुत सारा शुगर ले लेता हूँ तो उसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ तो वो तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सो दिस विल नॉट बिकम अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग आज तक मैक्सिमम क्वेश्चंस में और मैक्सिमम एग्जांपल्स में देखते आ रहे हैं कि वाटर को नॉर्मली हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा वाटर सॉल्वेंट नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप लोग क्या मिक्सअप कर रहे हो। जैसे कि और एक एग्जांपल ले रहा हूं, द एग्जांपल गोज लाइक, अगर मैं इथेनॉल व्हिच इज C2H5OH एंड वाटर का सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इथेनॉल लेता हूं 20% और वाटर लेता हूं 80% और उसका सॉल्यूशन बनाता हूं, तो वो सॉल्यूशन में इथेनॉल क्या होगा? इथेनॉल विल बिकम द सॉल्यूट एंड वाटर विल बिकम द सॉल्वेंट। अगर मैं इथेनॉल का लेता हूं 80% एंड वाटर का लेता हूं 20%, देन यहां पे क्या होगा? ये होगा सॉल्वेंट, इथेनॉल विल बिकम द सॉल्वेंट एंड वाटर विल बिकम द सॉल्यूट। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, उसमें जो मोर इन अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे
सॉल्वेंट, और जो लेस इन अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, राइट। ओके, देखो सॉल्यूशंस में इंपॉर्टेंट टर्म्स आर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। सो हम लोग ये टर्म्स को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग 11th क्लास पढ़ के आ चुके हो, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये पता है। अगर नहीं पता है फिर मैं बोल देता हूँ। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोग खुद से ये लिख सकते हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, in the concentrated solution this will be in higher amount and this will be also in a great amount, but in the particular concentrated solutions the amount of solute will be more, that is known as concentrated solution। और एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स how much amount of the maximum amount of solute in terms of gram that we can add to form a solution। जितना भी maximum number of हम लोग solute add कर सकते हैं in terms of gram in 100 gram of solution, right? Okay, that is known as saturated solution। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर बेसिकली डिवाइडेड बाय इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मास, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि मास के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज नॉर्मली बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या अफेक्ट करता है, तो बेसिकली दीज टर्म्स आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर्स। सो यू कैन हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एंड दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। सो अगर हम लोग वॉल्यूम बेस्ड कंसिडर्ड टर्म्स के बारे में बोलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं W/V परसेंटेज, ये लिख सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी, हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। और मास इंडिपेंडेंट में क्या होगा, यहाँ पे होगा W/W परसेंटेज, मोलारिटी, ठीक है, ये सब हो सकता है। और इसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा पार्ट। तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म व्हिच इज W by volume percentage। So basically what is W by volume percentage? We can directly write, देखो सिंपली ये बोल सकते हैं हम लोग वेट बाई वॉल्यूम।
तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution into 100. This will give W by V percentage. सिंपल टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अगर हम लोग ये बोलेंगे W बाई W परसेंटेज, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ये सब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है. बेसिकली इसको हम लोगों को आज रिवाइज करना है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा के आपको रिवाइज करना है. फिर नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा वो होगा वेपर प्रेशर स्टार्ट होगा, नॉर्मलिटी हो सकता है. ठीक है, तो W बाई W बाई परसेंटेज में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो ये W बाई V हो गया, W बाई W हो गया सिंपली. और V बाई V क्या होगा? इस तरह से V बाई V सिंपली ये हो जाएगा मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सिंपल है. ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं. अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूं इन सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ 5% W बाई W. ठीक है, इन सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ 5% W बाई W. इसका मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म इज 5% W बाई W मतलब 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज का सॉल्यूशन है. ठीक है, तो 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे होता 5% W बाई V, तुम लोग क्या लिखते? 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और अगर ये होता 5% V बाई V, इसका मतलब 5 मिलीलीटर ऑफ सुक्रोज इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज लाइक एक सुगर सॉल्यूशन is 10% W by V. Find W by W percentage if density of solution is given 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है सुगर सॉल्यूशन इज 10% W by V. तो हम लोग इसका सिंपल मीनिंग क्या लिख सकते हैं? देखो 10% W by V मीन्स 10 ग्राम ऑफ सुगर in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. सिंपल फैक्टर है. 100 ग्राम ऑफ सुगर, सॉरी 10 ग्राम ऑफ सुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. हमको फाइंड आउट क्या करना है? W बाई W परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सुगर विच इज गिवन डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100. तो यहां पे देखो
मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या गिवन है, 100 ml गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, डेंसिटी का देखो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मास क्या हो जाएगा, मास विल बिकम V इंटू डी। तो V कितना गिवन है 100 ml, D कितना गिवन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये क्या हो जाएगा 125 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डाल दो, तो क्या होगा, मास ऑफ शुगर गिवन है 10 ग्राम डिवाइड बाई 125 ग्राम, यहाँ से आया इंटू 100, तो परसेंटेज क्या होगा 8% होगा। समझ में आया। डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम गिवन है 100 मिलीलीटर एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, सो मास विल बिकम 125 ग्राम। और W/W परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ शुगर और मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया ये 10 ग्राम यहाँ से गिवन है और डिवाइड बाय 125 ग्राम, तो आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज 8%। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, वही सेम शुगर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको ही चेंज कर देता हूँ। ए शुगर सॉल्यूशन इज गिवन 10% W/W, गिवन है W/W, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड W/V परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे गिवन है 1, ठीक है, चलो देखो करना क्या है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन में गिवन है 10% W/W, तो सिंपली डायरेक्ट लिखते हैं 10% W/W मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर, W/W 10 ग्राम ऑफ शुगर बाई 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, W/V परसेंटेज निकालना है, तो W/V परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तो गिवन है हमको 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे आएगा, यहाँ पे देखो डेंसिटी, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, D इक्वल टू M डिवाइड बाई V, डेंसिटी इज गिवन एज 1.25, मास दिया यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.25, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 1.25 इधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1.25 इंटू 10, और ये 100 कैंसल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा 12.5 परसेंटेज। ठीक है, तो कुछ भी अगर गिवन हो, जैसे कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हो, तो पहले क्या करो, उससे चेक कर लो कि अगर शुगर सॉल्यूशन गिवन है 10% W/W, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या पूछा है इसको चेक कर लो। जैसे कि क्वेश्चन में आंसर करने के लिए ये पूछा है, वी हैव टू फाइंड आउट W/V परसेंटेज, द फॉर्मूला ऑफ W/V परसेंटेज इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम और वॉल्यूम है यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू M/V फॉर्मूला से आया 100 बाई 1.25 इंटू 100, सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आया 12.5। और एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्यूशन करो, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। The question is a solution of HNO3
is 5% weight by weight. 5% weight by weight. Find W by V. Sorry. Find the mass of 5% weight by. Find the mass of HNO3 present in 100 ml of सॉल्यूशन। और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, एक कॉन्सेप्ट यूज करके हो जाना चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मोल फ्रैक्शन। देखो, मोल फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मली ये सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जेटा, और कभी कभी इट्टा भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, जो कि है ए, बी एंड सी। इन ए, बी एंड सी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज सपोज गिवन अस नंबर ऑफ मोल्स, क्या गिवन है, Na, number of moles of B given as Nb, number of moles given of C is given as Nc। और ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो मैं अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी Na प्लस Nb प्लस Nc। मैं अगर पूछूंगा कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ए का नंबर ऑफ मोल्स है, ये कितने फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या बोलोगे, दिस नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बिकम n ऑफ ए डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, राइट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बिकम Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, ऐसे लिख देता हूं, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb डिवाइड बाई प्लस Nc। तो सही Xc क्या होगा, Nc डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। आप लोग एक चीज मार्क कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नीचे तो Na प्लस Nb प्लस Nc से, ऊपर क्या है Na, Nb और Nc, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को मोल फ्रैक्शन रिलेटेड। 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें अगर पूछेंगे हम लोग फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर, तो सिंपली क्या होगा, देखो पहले N ऑफ NaOH निकालते हैं, कितना होगा, यहाँ पे मास गिवन है 40 ग्राम डिवाइड बाई NaOH का मास कितना होगा, Na का मास है 23 प्लस 16 प्लस 1, NaOH का टोटल मास कितना होगा, 40 होगा, तो 40 डिवाइड बाई 40 विच इज 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज 1। तो वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, यहाँ पे गिवन है 54 ग्राम डिवाइड बाई
वाटर का मोलर मास कितना है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3 हो गया। तो मैं अगर बोलूंगा n ऑफ mole fraction of NaOH in this case will become 1 divided by 1 plus 3, number of moles of NaOH divided by total number of moles of NaOH and H2O, तो ये आंसर होगा 1 divided by 4। अगर मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O तो ये क्या होगा 3 divided by 3 plus 1 which is 4, 1 by 4 and 3 by 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या आता है 1 आता है। तो इस केस में हम लोग ये भी नहीं कर सकते कोई केस में, अगर हम लोगों को पता है x ऑफ a x ऑफ b प्लस x ऑफ c इक्वल टू 1, अगर मान लो दो केस के लिए मैं लेता हूँ x ऑफ a प्लस x ऑफ b इक्वल टू 1, तो एक मोल फ्रैक्शन ऑफ a जेटा ऑफ a क्या आएगा 1 डिवाइड बाई जेटा ऑफ b, ठीक है। अगर एक का वैल्यू निकालते हो दूसरे को 1 माइनस फर्स्ट वाले का वैल्यू निकाल दो दूसरे का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके और एक क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन रिलेटेड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन हैज 46% W/W ethyl alcohol in water, ठीक है। सॉल्यूशन है 46% W/W C2H5OH in water। क्वेश्चन पूछा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में गिवन है 46% W/W C2H5OH। 46% W/W का मीनिंग क्या होता है, मतलब 46 ग्राम ऑफ C2H5OH in 100 W/W, 100 ग्राम ऑफ C2H5 and water solution, ठीक है। 46 ग्राम ऑफ C2H5OH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा ही होता है। जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग को इंडिविजुअल मासेस निकालना होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना होगा, देखो टोटल सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और यहाँ पे सॉल्यूट का मास है 46 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा 100 माइनस 46 विच इज 54 ग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। अगर मैं बोलूंगा x ऑफ C2H5OH विच इज गिवन 46 डिवाइडेड बाई C2H5OH का मास कितना होगा 24 प्लस 5 29 30 16 46, तो ये आ जाएगा 1। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आएगा, यहाँ पे गिवन है 54 ग्राम, 54 ग्राम डिवाइड बाई H2O का मोलर मास 18 which will become 3। तो यहाँ पे C2H5OH, सॉरी ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH विल बी 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। वैसे ही वाटर का क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच इज नोन एज मोलारिटी, उसको हम लोग कैपिटल M से भी लिखते हैं। तो मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको हम लोग कैपिटल एम से भी लिखते हैं। तो सिंपल मीनिंग ये है कि 1, अगर मैं इसको 1 पुट करता हूँ, देखो अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मैं 1 लीटर लेता हूँ तो मोलारिटी विल बिकम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखो, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई v कर रहा हूँ, अगर v को मैं 1 कर लेता हूँ तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपल मीनिंग ये है, इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बेसिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन होगा तो यहाँ पे क्या करोगे, मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000, ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000 होगा। तो ये 1000 डिवाइड करने से ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंटू 1000। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसका, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अगर बेसिक क्वेश्चन कुछ है, फाइंड मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 present in 500 cm³ of solution। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट क्या हो गया, H2SO4। ठीक है, उसका नंबर ऑफ उसका मास कितना गिवन है, 4.9, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हम लोगों को। 500 cm³ मतलब 1 cm³ इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 500 cm³ कितना हो जाएगा, 500 cm³ विल बिकम 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब n ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, v डिवाइड बाई 1000 होगा इन मिलीलीटर। राइट, तो नंबर ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे आएगा, गिवन मास है 4.9 बाई H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, डिवाइड बाई यहाँ पे इसको क्या पुट करेंगे 500, तो ये होगा 500 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा अपना मोलरिटी। ठीक है, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगा। बहुत बेसिक है। सिंपल याद रखो, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये मोलरिटी का है। बच्चे मैक्सिमम जगह पे कंफ्यूजन होता है मोलरिटी और मोलालिटी में। मोलरिटी को याद रख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस। ओके, तो और एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन है। Question is given as 10% W/W aqueous solution of H2SO4 is given और इसका डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, और हम लोगों को ये पूछा है कि फाइंड इज मोलरिटी। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे गिवन है 10% W/W, 10% W/W का मीनिंग क्या है, मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। W/W है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था मैंने, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन W/W, और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो अगर हम लोगों को मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाई H2SO4 का मास कितना है 98, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं हम लोग, 10 डिवाइड बाई 98, और वॉल्यूम कितना गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो मास गिवन है 100 ग्राम। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, m डिवाइड बाई v, तो v का फॉर्मूला क्या होगा, m डिवाइड बाई d होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो m डिवाइड बाई d, तो m कितना है 100 डिवाइड बाई डेंसिटी इज 1.1, तो यहाँ पे होगा 100 डिवाइड बाई 1.1। तो सॉल्व करो और क्या मिल जाएगा, पोलैरिटी मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। कि अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं कोई सॉल्यूशन को, उसमें पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो उसमें मोलैरिटी चेंजेस क्या होगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर मान लो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है m1 और उसका वॉल्यूम गिवन है v1, इसे गिवन है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो अगर मैं एक सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहा हूँ और ये वाटर का ही सॉल्यूशन था, तो अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ, डाइल्यूट करवाता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम तो बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो इसका अगर मान लेते हैं, इसका होता है m2 मोलैरिटी और वॉल्यूम v2। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। तो मोलैरिटी यहाँ पे क्या होगा, मोलैरिटी यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि आज हम लोग ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम, n इज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, m इक्वल्स टू n डिवाइड बाई v होगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला को हम लोग अभी डिराइव करेंगे। देखो इन दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, फिक्स्ड है, तो मैं अगर इन दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं n सॉल्यूट लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी n ऑफ सॉल्यूट, तो इस केस में n ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, कितना होगा, सिंपली जहां पे भी n आएगा फॉर्मूला लिख लेना n इक्वल टू mv, क्योंकि m इक्वल्स टू n डिवाइड बाई v, तो m क्या होगा, m इंटू v होगा, तो यहाँ पे होगा m1 v1, यहाँ पे m ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होगा m2 v2। और अभी मैंने बताया कि दोनों केस में n ऑफ सॉल्यूट क्या है, सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है, क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट है, मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, जिसका दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक का मोलैरिटी m1 वॉल्यूम है v1 और दूसरे का है m2 एंड v2। अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा, इसको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n1 ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे n2 ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, m1 इंटू v1 आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n2 क्या आएगा, m2 इंटू v2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मान लो मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया जिसमें ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा। ठीक है, v1 प्लस v2 होगा, सॉल्यूशन वॉल्यूम दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन मोलारिटी तो से ऐड नहीं होगा, मोलारिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मोलारिटी को मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज m ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो क्या होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को मैं n ले लेता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूट और ये सॉल्यूट दोनों मैं वहां पे ऐड कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट वहां पे कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 होगा। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है v1 प्लस v2। देखो फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू m इंटू v होता है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए n क्या होगा, n इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, n विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस n2 क्या है, m2 v2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से n आ गया m1 v1, n2 आ गया m2 v2। जो n है, n को हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ m एंड v। तो n क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसका मोलारिटी है m, और उसका वॉल्यूम कितना है, v1 प्लस v2, क्योंकि मैंने फॉर्मूला वो बताया था n इक्वल्स टू m इंटू v, कैपिटल M इंटू कैपिटल v। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स है n, उसका मोलारिटी है कैपिटल M, और उसका वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2, और n1 हो गया m1 v1, n2 हो गया m2 v2। तो m क्या आ जाएगा, m विल बिकम m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये होगा सिंपल सा फॉर्मूला, राइट। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, करवा के कुछ फायदा ही नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको किसी भी बुक में। बस ये याद रखो फॉर्मूला n इक्वल्स टू mv, नंबर ऑफ मोल्स और w बाई w, w बाई v, v बाई v, इन सबको कोरिलेट करना सीखो, क्वेश्चन क्या होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके बाद मोलारिटी ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया हूँ, स्मॉल m है, मोलारिटी स्मॉल m क्या होगा, मोलारिटी स्मॉल m विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई, यहाँ पे आएगा पहली बार टर्म मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये हो जाएगा मोलारिटी, और मोलारिटी का ये सिंबल है स्मॉल m, मोलारिटी का है कैपिटल M और मोलारिटी का है स्मॉल m। उसके बाद हैं इक्विवेलेंट मास। देखो सिंपल याद रखना है, इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x, सिंपल याद रखो, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय x। और यहाँ पे x क्या होगा, x को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, x को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सिंपल सी बात है, तो वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए होता है, एसिड्स के लिए होता है बेसिसिटी, कितना बेसिक एसिड है, जैसे कि HCl इज मोनोबेसिक एसिड, तो उसका x वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। HCl के लिए HCl इज मोनोबेसिक, तो यहाँ पे x कितना होगा, 1 होगा। कितना H प्लस वो डिसोसिएट कर रहा है, मैं अगर बोलूंगा H2SO4, H2SO4 दो H प्लस निकाल सकता है, तो यहाँ पे बेसिक फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, x विल बिकम 2। अगर मैं बोलूंगा H3PO4,
H3PO4 में एक्स फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। H3PO का स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत है, तो ये हाइड्रोजन आराम से निकल सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, कितना बेसिक होगा इसका, कितना H+ रिलीज होगा, 3 H+ रिलीज होगा। तो H3PO4 का बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूंगा H3PO3 तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, सॉरी ऑक्सीजन हटा दो, यहाँ पे H रख दो, ये क्या हो गया 1 2 3 H3PO3 हो गया। तो सिर्फ ये दोनों ही क्या होगा, रिलीज हो पाएगा, ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा नहीं इन दोनों के बीच में, अगर भी आएगा लेकिन ये रिलीज ये दोनों होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर, ये दोनों रिलीज होने के बाद अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एट दैट केस ये H+ निकलने का चांस है। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, लेकिन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इसका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो H3PO3 का होगा 2। मैं अगर बोलूंगा H3PO2 तो क्या करो, और एक ऑक्सीजन हटा दो और एक हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन निकले, तो क्या होगा यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1 होगा। देखो सिंपल बात ये याद रखना है, सिंपल थिंग इज कि अगर इक्विवेलेंट मास पूछा है, इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x। तो सिंपली देखो क्या करते हैं, HCl के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl डिवाइड बाय 1। तो H2SO4 के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x। जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी होता है, वैसे ही बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए होगा एसिडिटी ऑर्डर, कितना एसिडिक है। जैसे कि मैं बोलूंगा NaOH, NaOH में क्या होगा, उसका एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। CaOH वोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होगा, दैट विल बिकम 2, क्योंकि 2 OH- आ सकते हैं। तो सिंपली आप लोग देख रहे हैं एसिड में कितना H+ आ रहा है, बेस में कितना OH- आ रहा है। वैसे ही सॉल्ट्स में क्या होगा, सॉल्ट्स में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन कैटायन और एनायन, इधर कैटायन में देख लो या फिर एनायन में देख लो, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा NaCl में Na के ऊपर कितना है, +1 चार्ज, तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1 हो जाएगा। मैं अगर बोलूंगा Na2CO3, ठीक है, एनोटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2Na+, अगर इसको मैं डिसोसिएशन करूंगा तो क्या होगा, 2Na+ होगा। तो टोटल चार्जेस कितना होगा सोडियम के ऊपर, 2 × +1, ये कितना होगा, तो x कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो कि सॉल्ट्स में x का वैल्यू क्या होगा, सिंपली उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x कर दो, दैट्स इट।